दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल रात अचानक लगभग 9:30 बजे अपने उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अचानक उन्होंने इस्तीफा ऐसे दिया कि इसमें विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष भी एकदम चौंक गया, क्योंकि सत्ता पक्ष को क्या किसी को भी ये नहीं पता था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में उनको हटाया गया है और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी गई कि वो राष्ट्रपति के पद के ऊपर जो काम कर ही नहीं पा रहे थे, तो मजबूरी में उनको इस्तीफा देना पड़ा। जबकि हकीकत ये है कि उसके पीछे कि उनको हटा दिया गया, यानी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया उनको। और इसमें दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी क्योंकि जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और बीजेपी जाट कम्युनिटी को पसंद नहीं करती और राजनीतिक रूप से उनको हाशिए पर धकेलने का प्रयास करने लग रही है, इसीलिए जगदीप धनखड़ जी को इस पद से हटना पड़ा। और दूसरा फिर ये कि इसके उसमें प्रमाण के रूप में वो सतपाल मलिक जी का भी उदाहरण देते हैं कि सतपाल मलिक जी थे जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, तो उन्होंने किसानों के हक में कुछ बोल दिया था और एक किसान खुद जो किसान होगा वो किसानों के हक में नहीं बोलेगा तो किसके हक में बोलेगा। और जैसे ही उन्होंने किसान आंदोलन के रूप में कहा, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया। ये उसके प्रमाण के रूप में लोग कहते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कास्टिज़्म फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है इसमें कास्टिज़्म फैक्टर, और न इसमें और न सतपाल मलिक वाले मामले में? क्योंकि सतपाल मलिक जी, पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि मैंने सतपाल मलिक जी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसका टाइटल ये था कि अपने गिरेबान में भी झाँकिए सतपाल मलिक जी। तो सतपाल मलिक जी की एक ख़ासियत रही है कि उन्होंने जिस भी पार्टी में काम किया, हमेशा उस पार्टी के खिलाफ कार्य किया उन्होंने, और उस पार्टी को नुकसान हो जाए इसलिए उन्होंने कार्य करते रहे वो, और हमेशा दूसरी पार्टी बदलते रहे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस थाली में भी उन्होंने खाया उसी थाली में सतपाल मलिक जी ने छेद किया हमेशा ही, और हमेशा अपनी पार्टी लाइन से अलग चले और पार्टी लाइन को उन्होंने हमेशा बैक फुट पर लाने का प्रयास किया, चाहे वे जिस भी पार्टी में रहे। और जब वो बीजेपी में आए थे लास्ट में, तो उन्होंने याद कीजिए पहलगाम हमला था शायद, तो पहलगाम हमले में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि अगर मोदी जी चाहते तो ये जो सैनिक थे, हमारे आर्मी के जवान थे, उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू भी भेज सकते थे। उनको पता था कि मामला होगा और वो इलेक्शन में उस चीज़ को भुनाएँगे, तो ये उन्होंने एलिगेशन लगाया था प्रधानमंत्री जी के ऊपर। अब देखिए, जब कोई भी आदमी इस तरह की बयानबाज़ी करेगा और पार्टी में रहकर भी पार्टी लाइन से अलग हट के वो काम करेगा और पार्टी को बैक फुट पर धकेलने का प्रयास करेगा, तो कौन ऐसी पार्टी है कि वो उस आदमी को अपनी पार्टी में रख लेगी। और फिर भी सतपाल मलिक जी ने भी तो खुद इस्तीफ़ा दिया था और वो हमेशा ही खुद इस्तीफ़ा देते रहे हैं। तो इसमें जाट वर्सेस नॉन जाट का मामला कहाँ से आ गया इसमें? अगर कोई भी और होता, सतपाल मलिक जी की जगह कोई और होता, तो पार्टी उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती। अब बात करते हैं हम जगदीप धनखड़ जी की। तो जगदीप धनखड़ जी के बारे में भी एक बार फिर ये कास्टिज़्म के बारे में दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि जगदीप धनखड़ जी अगर जाट होना इस फैक्टर में का वो है कि जाट होने का फैक्टर है इसलिए उनको हटा दिया गया, तो पार्टी का राज तो 2014 में आ गया था, बीजेपी तो सेंटर में 2014 में आ गई थी, और उनको पश्चिमी बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था वो 2019 में बनाया था। और अगर ऐसा होता है कि जाटों को खुद लाइन लगाती है, राजनीतिक हाशिए पर धकेलती बीजेपी जाटों को, तो उनको 2019 में गवर्नर क्यों बनाती? क्या किसी और बीजेपी में कोई और ऐसा आदमी नहीं था जो उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, वफ़ादार हो, जो पार्टी लाइन पर हमेशा जिसने काम किया हो, उन्हीं को क्यों बनाया? क्योंकि उन उस पार्टी को दिखाई दिया होगा कुछ टैलेंट है तो उसमें लगा दिया उन्होंने, और वो पार्टी में काफ़ी टाइम से थे, 1993 से थे शायद पार्टी में। तो इतने लंबे समय से जो एक पार्टी का कार्य करता था, तो उनको सम्मानित करने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दिया बीजेपी ने। लेकिन जैसे वो गवर्नर बने तो हमेशा उन्होंने पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी थी, मुख्यमंत्री थी, उनके हमेशा उन्होंने सींग फंसाए रखे, यानी उनके साथ वाद-विवाद रखे, और वो कई बार ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिया करते जो कि एक गवर्नर के नाते ये नहीं कही जा सकती कि ये उचित लैंग्वेज है। और लेकिन जब ज़्यादा ही वो वाद-विवाद बढ़ा, तो
पार्टी ने उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और एनडीए का उम्मीदवार बना के उनको जिताया और उपराष्ट्रपति बनाया। लेकिन यहाँ पर भी जब से भी जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति रहे हैं, तब से वो ऐसे-ऐसे बयान देते रहे कि जिनके कारण बीजेपी को हमेशा नीची नज़रें करनी पड़ी, उन बैक फुट पर आना पड़ा और उनकी मर्यादाहीन लैंग्वेज होते हुए भी बीजेपी को उनका बचाव करना पड़ा, जो कि पार्टी के लिए अनुचित था। मतलब उचित नहीं था कि वो उनकी मर्यादाहीन बातों को का भी बचाव करे, लेकिन पार्टी ने, क्योंकि वो बीजेपी में थे, उपराष्ट्रपति एनडीए के उम्मीदवार थे, तो पार्टी ने उनको बचाव करना पड़ा। लेकिन सिर्फ उन्होंने एक बार नहीं, बार-बार उन्होंने अपने ऐसे-ऐसे बयान दिए, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, जजों का मामला हो, या फिर संविधान के ऊपर अनुच्छेद 142 के ऊपर बोलने का मामला हो, या जो भी मामला हो, उनके जो शब्द थे ना, वो हमेशा ही एक सीमा से ऊपर हुआ करते और हमेशा मर्यादाहीन लैंग्वेज का यूज किया करते, जो कि उपराष्ट्रपति पद के ऊपर बैठे हुए आदमी को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो इसमें अगर ये कि ये जस्टिस वर्मा वाला भी मामला था, जब जस्टिस वर्मा का नोट जले हुए मामला, कैश कांड का मामला है, तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कॉकरोच से भरे हुए डिब्बे या फिर कीड़ों से भरी हुई अलमारी, इस तरह का बयान दिया था, उनको अब सार्वजनिक करने का टाइम आ गया। यानी उन्होंने जजों को, देश के जितने भी जज थे, उनको कॉकरोच और कीड़ों की संज्ञा दी थी, जो किसी भी तरह से इसको उचित कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सारे जजों को कीड़े या कॉकरोच कहना, ये मैं समझता हूँ कि ये अनुचित है। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट या इसको भी नहीं माने, ये सामाजिक रूप से भी एक बहुत बड़ा मर्यादाहीन लैंग्वेज हुआ करती लैंग्वेज थी उनकी। तो जब एक उपराष्ट्रपति के सम्मानजनक पद पर बैठा हुआ आदमी बार-बार पार्टी को शर्मिंदा कर रहा है, बार-बार पार्टी के खिलाफ बयान देने लग रहा है, और अब लास्ट में तो आके ना उन्होंने विपक्ष का इतना ज़्यादा वो फेवर करने लगा था कि अगर ये महाभियोग वाला मामला था, उसमें भी जो सिग्नेचर करने वाली बात थी, तो विपक्ष उनको ज़्यादा पसंद किया करता, और विपक्ष के ज़्यादा सांसदों ने उससे जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का जो मामला था, उसमें सिग्नेचर किए थे, इसी वजह से कि वो उनको पसंद किया करते, उनको पूरा टाइम बोलने का मौका दिया करते, चाहे उसको बीजेपी के सांसदों को बोलने का मौका कम देना पड़ता, लेकिन विपक्ष के सांसदों को बोलने का ज़्यादा मौका दिया करते। और इसी तरह पार्टी को ये लगा कि पार्टी लाइन से बाहर काम करने लग रहे, तो पार्टी ने सिर्फ उनको थोड़ा-सा अनपेक्षित, मतलब थोड़ा नेगलेक्ट करने की कोशिश की, और वो भी इस्तीफ़ा दिलवाने का उनका कोई प्रयास नहीं था। अगर हम कल की बात करें, तो कल जब ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, उन्होंने इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक बात किया, और कुछ ऐसी बातें थी जो ऑफ द रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, या जिनको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाए, तो जेपी नड्डा जी ने यही कहा था कि ये जो सारी बातें हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं रखी जाएँगी। तो इस छोटी-सी बात को जगदीप धनखड़ जी ने अपना अपमान समझा, और उन्होंने मोदी जी से बात करने की कोशिश की, तो मोदी जी पता नहीं, या तो कहीं बिज़ी होंगे, या फिर जानबूझकर उन्होंने बात नहीं करने की कोशिश की, बात नहीं की उनसे। तो इसको उन्होंने अपने ईगो समझा, अपना अहंकार समझा, और उन्होंने सोचा कि अब पार्टी से इस्तीफ़ा दे ही देना चाहिए, तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। बीजेपी ने उनसे मेरे हिसाब से कभी इस्तीफ़ा नहीं माँगा है, और बीजेपी अगर उनसे इस्तीफ़ा माँगती, तो वो पहले ही वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाने पड़ते। तो इसमें ये कहना कि वो जाट थे और पार्टी जाटों को खुदे लाइन लगाने लग रही है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फैक्टर था। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा देना पड़ा, तो अपने मर्यादाहीन शब्दों के कारण इस्तीफ़ा देना पड़ा, अपने आचरण के कारण उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, न कि किसी जाति के आधार पर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा या उनसे दिलवाया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता मेरे को, और मेरे हिसाब से अगर कोई भी सांसद है, चाहे वो कितने ही बड़े पद के ऊपर बैठता है, अगर वो मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इसमें बीजेपी का या कांग्रेस का या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का सवाल नहीं है। हर एक पार्टी को अपने मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले सांसद हो या विधायक हो या कोई और पदाधिकारी हो, उसको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ उनको अवॉइड करके या नेगलेक्ट करना मोदी जी द्वारा ये उचित था, अनुचित नहीं था किसी भी तरह से। तो अब वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब जब तक के
दूसरे उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे तब तो वो अपने पद पर बैठे रहेंगे। और अब चूंकि इलेक्शन चल रहे हैं बिहार के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगला जो उपराष्ट्रपति वो भी शायद बिहार से ही कोई ना कोई आएगा, क्योंकि ये राजनीति का खेल ही ऐसा है, कभी साउथ से, कभी बिहार से, कभी नॉर्थ से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। खैर ये तो चलता रहता है। ये तो पार्टी की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है, अपनी पार्टी लाइन होती है, उसके अनुसार काम करती है। और करना भी चाहिए। पार्टी किसके लिए राजनीति करती है? अपनी पार्टी के लिए ही तो करते हैं ना। तो वो अपने अनुसार काम करती है, तो इसमें किसी तरह कोई अनुचित नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों मेरा इतना ही कहना था कि लोग ये कह रहे हैं कि उनको इसलिए निशाना बनाया गया है कि वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अनुचित है। और उनके कार्यों के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा, इसमें बीजेपी का कोई भी रोल नहीं था। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण ठीक लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। चलते चलते आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।